लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब ड्रग हमारी बॉडी में वर्क करता है, एक्ट करता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उस ड्रग के एक्शन का। सो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में फर्स्ट आता है, अ ड्रग कैन ब्रिंग अबाउट फिजिकल और केमिकल चेंजेस इन सेल इन्वायरमेंट। सो ड्रग हमारे बॉडी में जाकर फिजिकल या केमिकल चेंजेस ला सकती है, फिजिकल या केमिकल मॉडिफिकेशन लाता है, जैसे कि स्टूल सॉफ्टनर दैट एक्ट बाय अल्टरिंग सरफेस टेंशन। सो स्टूल सॉफ्टनर्स क्या हैं, जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल सॉफ्टनर्स हम लेते हैं, स्टूल सॉफ्टनर जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इसबगोल, ये सब क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं सरफेस टेंशन को। जो सल्फर टेंशन को ऑल्टर करके क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ऑस्मोटिक डायूरेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। किसी भी कंडीशन में ऑस्मोटिक डायूरेसिस यूज कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक, इसका एग्जांपल क्या है, मेनिटॉल। मेनिटॉल क्या करता है, ये क्या करता है, अल्टर कर देता है ऑस्मोसिस को। सो इस तरह से डिफरेंट जो ड्रग्स हैं जो हमारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस करती हैं हमारे सेल में, जिससे हमें बेनिफिट भी मिल सकता है और नॉन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं कुछ ड्रग्स, इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मेजोरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विथ टारगेट मॉलिक्यूल्स, टारगेट बायोमॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो टारगेट बायोमॉलिक्यूल्स है उनको, उनके ऊपर क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, या तो उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे या उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। तो ये क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं। टारगेट बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स में क्या होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। मेन प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 मेन प्रोटीन्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है, एंजाइम्स क्या करती हैं, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। जो भी एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट जो भी होती हैं हमारे बॉडीज में, जितनी भी ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन, ऑल नहीं ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन एंजाइम्स कैरी आउट करता है। नाउ ड्रग्स कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली और मेडिएटेड रिएक्शन। और जो ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। उनकी जो रेट है एक्टिविटी का, उसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि एग्जांपल में एड्रेनलिन स्टिमुलेट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, हिपैटिक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को। सो एड्रेनलिन का क्या काम है, किसको स्टिमुलेट करना, हिपैटिक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को। एंड फाइटोस्टिग्माइन कंप्लीट विथ एसिटाइल कोलिन फॉर कोलिन स्टोरेज। सो ये अपोजिट फंक्शन करता है। एड्रेनलिन ने क्या किया, स्टिमुलेशन कॉज की, और जो फाइटोस्टिग्माइन है उसने क्या किया, कंप्लीट किया एसिटाइल कोलाइन के साथ और फॉर कोलिन स्टोरेज। सो या तो इंक्रीज हुई एक्टिविटी या फिर डिक्रीज हुई। दिस इज एंजाइम्स। एंजाइम एंड सबस्टिट्यूट को हम समझ लेते हैं। एंजाइम और ड्रग का कंसेप्ट जो है बिल्कुल लॉक एंड की थ्योरी जैसा है, तो उसी की तरह हम उसको समझते हैं। हमारा जो एंजाइम है ये क्या करता है, एज अ लॉक की तरह काम करता है। जब तक ये लॉक खुलेगा नहीं तो बाहर से जो अंदर की एक्टिविटी क्या करेगी, मूव नहीं हो पाएगी और कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें शो नहीं होगी। तो कोई भी ताला ओपन कब होगा, जब उस ताला की बनी हुई स्पेसिफिक स्ट्रक्चरली सिमिलर की जो है उसके ओरिफाई पे जाएगी तो मूव करेगी, तो क्या होगा, तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर एंजाइम को हम अगर लॉक जैसा मानते हैं तो डेफिनेटली जो सबस्ट्रेट है जो उस बाइंडिंग साइट पे शिफ्ट होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, की कह सकते हैं। और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके थ्रू क्या होगा, प्रोडक्ट हमें बनेगा, और ये प्रोडक्ट जो होगा हमें क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये आगे जाकर क्या करेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो करेगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती हैं, ये वो एक्टिविटी होती हैं जिसके लिए हमने उस ड्रग को लिया था, या यूँ कहें कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ये डिजायरेबल भी हो सकते हैं और अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। और ये तभी बनेगा जब इस पर्टिकुलर एंजाइम के लॉक पे इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होगा, यानी लॉक पे पर्टिकुलर स्पेसिफिकली
स्ट्रक्चरली सिमिलर एंजाइम्स यानी कि सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, तब ये कॉम्प्लेक्स पूरा होगा। अगर इनहिबिटर बाइंड होता है तो वो क्या होगा, ओपन नहीं होगा, खुलेगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इनहिबिटर्स की। तो इनहिबिटर क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, ऐसे इनहिबिटर जो सेम बाइंडिंग साइट के लिए फाइट करते हैं, इसी जगह को अचीव करने के लिए फाइट करेंगे। इस जगह को अचीव करने के लिए जब फाइट करेंगे उस तरह के इनहिबिटर को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर इसको हमने लॉक का नाम दिया है तो इसी एग्जाम्पल को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। लॉक में कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लॉक की किसी दूसरे लॉक में फिट तो हो जाती है, लेकिन फिट होने का मतलब ये नहीं कि वो लॉक टर्न करने पे लॉक खुल जाए। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव हैं वो उस जगह पर बाइंड तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी सेम है, बट उनकी फंक्शनल एक्टिविटी क्या है, सेम नहीं है। तो इसलिए आगे जा करके या तो ये नॉन फंक्शनल ग्रुप को प्रोड्यूस करेंगे या तो कोई प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में। अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये उसी जगह के लिए बात होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं तो हैवी मेटल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं, ये उसके प्रोटीन के बाइंडिंग साइट के स्ट्रक्चरल को चेंज कर देते हैं। ये जो बाइंडिंग साइट आप देख रहे हैं ये इसी शेप का है, ये इसके शेप को क्या करेंगे, इरेगुलर कर देंगे, तो क्या करेगा, सबस्ट्रेट हमारा बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट अब हमारा जो क्या है स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो ये क्या करेगा, अब इस पर बाइंड नहीं हो पाएगा। इसी तरह इनहिबिटर अपना एक्शन शो करते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं एग्जांपल, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नेम से ही क्लियर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब ऐसे इनहिबिटर जो इनहिबिट तो करेंगे लेकिन इन जगह के लिए यहाँ पे के compete नहीं करेंगे, इस पे अफेक्ट करके, इस पे बाइंड करके, जैसा कि उसकी जगह पे बाइंड नहीं होंगे और उसके नियर बाई प्लेस करेंगे। नियर बाई प्लेस पे बाइंड होने के बाद इसकी एक्टिविटी को अल्टर कर देंगे, वो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जैसे कि हमारे पास यह एंजाइम बाइंडिंग साइट है, अगर इसी पे डायरेक्टली कोई इनहिबिट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। अगर कहीं और इसके अलावा कहीं और बाइंड होकर के इसकी एक्टिविटी को, पढ़ने की एक्टिविटी को अल्टर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये हमारा हो गया एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा आयन चैनल्स। आयन चैनल्स भी अनदर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ये क्या है, जो हमारे सेल्स हैं उनमें क्या करते हैं, आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होता है। सेल के अंदर का इन्वायरमेंट और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट, दोनों साइड क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमने कॉमनली पढ़ा है कि सोडियम पोटेशियम आयन चैनल, तो इसमें क्या होता है, ड्रग बाइंड टू चैनल। ड्रग क्या करता है, चैनल के साथ बाइंड हो जाता है और क्या करता है, बाई अफेक्टिंग आयन मूवमेंट, उसके साथ बाइंड होकर या तो आयन की मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है या फिर उसको इनहिबिट कर देता है। मोस्टली क्या होता है, आयन की मूवमेंट को इनहिबिट कर देता है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या करता है, जो कैल्शियम के चैनल होते हैं, कैल्शियम के आयन चैनल है उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे कैल्शियम क्या करेगा, अंदर नहीं जाएगा सेल के और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम का काम क्या है, मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना। सो कैल्शियम चैनल जो है एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशन है, ब्लड प्रेशर में यूज़ होते हैं, तो वो इस तरह से वर्क करती हैं। क्या होते हैं, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स, अब जिस रास्ते से या जिस गेट से कोई भी आयन जाएगा उस आयन के हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। अगर किसी पाथ को फॉलो करते हैं, अगर सोडियम जा रहा है तो सोडियम आयन मूव करता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम आयन चैनल। सेम लाइक दिस आगे भी ऐसे ही होगा। सो आयन चैनल्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला क्या, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, दूसरा है जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल, तीसरा है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तीनों का मतलब हम समझ लेते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल मतलब होता है ऐसा आयन चैनल जो कि लिगेंड के आने के कारण से कंट्रोल हो रहा होता है, यानी लिगेंड के कंट्रोल में वो आयन चैनल हो। लिगेंड मतलब कोई सिग्नल या कोई ड्रग का मॉलिक्यूल्स, दैट्स कॉल्ड लिगेंड, जिसकी वजह से गेट ओपन हो या क्लोज हो, यह क्या कहलाता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल।
दूसरा है क्या, जी प्रोटीन आयन चैनल। तो ऐसे सारे आयन चैनल जो जी प्रोटीन के कारण रेगुलेट हो रहे हों, ओपन हो रहे हों, क्लोज हो रहे हों, तो वो क्या कहलाते हैं, जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल। अब ये जी प्रोटीन क्या होता है, इसको हम आगे के वीडियोज़ में कभी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक वर्ड है, अगर हम इसको देखा जाए तो कंसंट्रेशन के वर्ड में हम समझ सकते हैं। अगर सेल के बाहर कोई आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंट्रासेलुलर आयन, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो आयन एक्सचेंज होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है, जो कि फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। अब यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर आएगा जो इस एक्टिविटी को क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा और अपने पर्टिकुलर जगह पे बाइंड होगा। जब ये अपने मॉड्यूलेटर अपने कैरी करके अपने पर्टिकुलर जगह पे बाइंड करेगा तो ये आयन चैनल क्या करेगा, ओपन होगा। पहले हम ये देख लेते हैं अगर क्लोज है तो कैसे क्लोज है। यहाँ पे देखना आपके डिफरेंट डिफरेंट बैरियर स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, इस आयन को बाहर से अंदर आने में क्या कर रहे हैं, हिडन कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। ये तो इनहिबिटर है ही, यहाँ पे ब्लॉकर है ही। तो ये इस इनहिबिटर को छोड़कर अगर कोई ओपनर यहाँ पर आता है और उस पर अपनी बाइंडिंग साइड पर होकर बाइंड करता है, ओपनर मतलब इसको खोलने वाला, अगर ये ओपनर बाइंड होगा तो क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, उसके बाद का स्टेप है ये, अगर ओपनर अपने बाइंडिंग साइड पर बाइंड होता है तो ये चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ये क्लोज था और ये ओपन है, तो इसको क्लोज होने की वजह से ये जो आयंस हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, जो क्या है, इस ब्लॉकिंग होने की वजह से क्या बाहर से अंदर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ओपनर अपने पर्टिकुलर साइड पे बाइंड हुआ तो इसने क्या किया, उस चैनल को ओपन किया, तो चैनल क्या हो गया, इस तरह से खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हिडल हो गए हैं, नीचे छिप गए हैं। और ये जो आयंस जो है हमारे सोडियम आयंस की, तो ये सोडियम आयन क्या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बाहर से अंदर आ जाएंगे, जब तक कि इन दोनों की कंसंट्रेशन अंदर का कंसंट्रेशन यानी इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन ये बराबर बैलेंस नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयंस के चैनल्स ने आयन के मूवमेंट को या तो बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर, इन दोनों को मूव करता है, कंट्रोल करता है। तो जिस आयंस का जिस चैनल से आना जाना होता है वो उसी के हिसाब से आयन चैनल कहलाता है। अगर सोडियम आता है सोडियम आयन चैनल, कैल्शियम आता है कैल्शियम आयन चैनल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल्स हो सकते हैं। देन आता है हमारा थर्ड, ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स भी क्या है, प्रोटीन्स है, ये नेम से ही क्लियर है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सेल के अंदर क्या करते हैं, बायो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो मेनी ड्रग्स इंटरेक्ट विथ ट्रांसपोर्टर्स, बहुत सारे ड्रग्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ इंटरेक्ट करके उनके ऊपर बाइंड होकर एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ट्रांसपोर्टर क्या होता है, ट्रांसपोर्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को, सिग्नल मॉलिक्यूल्स को, ड्रग्स को या फिर और फंक्शनल एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह, डिसलोकेट करता है या फिर मूव कराता है, माइग्रेट कराता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर। तो ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट को बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में आना है। एज सच अपने आप एनएन चैनल के थ्रू या एंजाइम के थ्रू नहीं आ पा रहा है, तो उसको कोई मूव कराएगा, कैरी कराएगा, बाहर से अंदर लेके आएगा, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टर कहलाता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर के पर्टिकुलर बाइंडिंग साइड जहाँ बेसिकली स्ट्रक्चर एक्टिविटी सेम होनी चाहिए, वहाँ पे क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और ये ट्रांसपोर्टर अपना शेप और मूवमेंट चेंज करेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज टर्न हो गया है, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करने की वजह से ये जो सबस्ट्रेट बाहर बाइंड हुआ था ये घूम जाएगा और घूमने की वजह से क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी ये नीचे करने का मतलब यानी कि इंट्रासेलुलर में आ जाएगा और इसको ड्रॉप आउट कर देगा। इस तरह से ये ड्रॉप आउट किया, फिर ये क्या हुआ, खाली हो गया, तो फिर ये अपना शेप चेंज करके बाहर मूव करेगा, फिर यहाँ से वापस एंटी क्लॉक मूव करेगा, फिर दूसरा सबस्टेंट बाइंड होगा, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर बाहर से अंदर लेके आएगा। तो ट्रांसपोर्टर का काम बस इतना है कि वो बाहर से किसी सबस्टेट को बाइंड करे, टर्न करे, अंदर छोड़े, फिर रिटर्न टर्न करे, फिर बाहर जाए, फिर बाहर से आकर फिर बाइंड करे, फिर उसके बाद टर्न करे, फिर उसके बाद बाहर से अंदर लेके आए। ये आपके ट्रांसपोर्टर का मेन काम होता है। बट अगर उस ट्रांसपोर्टर पे कोई इनहिबिटर आकर बाइंड हो सकता है, जैसे कि आपने देखा कि ओपनर बाइंड हो रहा था, अगर ओपनर की जगह पर कोई इनहिबिटर बाइंड होता है तो अब जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो रिटर्न मूव नहीं कर पाएगा और बाहर से सबस्ट्रेट को अंदर नहीं लेके आ पाएगा। तो नेक्स्ट, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस है फार्माकोडायनेमिक्स में। तो
तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स नेम से ही क्लियर है कि जो किसी चीज़ को रिसीव करे। तो रिसेप्टर इज बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट होती है कहाँ पे? लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑन इनसाइड द इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल यानी सेल के सरफेस पर या इनसाइड पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बाइंडिंग साइट्स होते हैं, जहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स आकर क्या करते हैं? बाइंड कर हो जाते हैं, और दैट इनिशिएट रिस्पॉन्स। और वहाँ पर बाइंड होके रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं, एक्शन इनिशिएट करते हैं। बट नो अदर, बट इट सेल्फ हैज़ नो अदर फंक्शन। बाइंड नहीं होता, बस रिसेप्टर एज इट इज़ प्रेजेंट है, तो उसका अपने आप में कोई फंक्शन नहीं है। अगर उस रिसेप्टर साइट पे, बाइंडिंग साइट पर कुछ बाइंड होता है और स्मॉल इनिशिएट होता है, तभी फंक्शन होगा। नाउ रिसेप्टर्स में क्या आते हैं? 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है एगोनिस्ट, दूसरा आता है इन्वर्स एगोनिस्ट, एंड थर्ड इज एंटागोनिस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एगोनिस्ट क्या होता है? ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर दैट ब्रिंग्स अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कुछ ड्रग्स क्या करती हैं? रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर देती हैं। सो एगोनिस्ट सिंपली क्या है? ड्रग बाइंडिंग साइट पर बाइंड होकर, इट मीन्स रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर क्या करेगा? उन रिसेप्टर को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो नाउ इसके बाद क्या आता है? इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होता है? कॉज एंड एक्शन अपोजिट टू दैट अगेंस्ट। एगोनिस्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है, इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करता है? उसके अपोजिट या अगेंस्ट परफॉर्म करता है। इन्वर्स एगोनिस्ट भी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर एगोनिस्ट से अपोजिट फंक्शन करता है। नाउ एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट क्या होता है? ड्रग विच प्रोहिबिट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्या करते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोहिबिटेड करके यानी रोकते हैं। एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि एगोनिस्ट क्या करता है? रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक्शन परफॉर्म करता है, रिसेप्टर को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। एंटागोनिस्ट उसके अपोजिट फंक्शन करता है, ये उसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एगोनिस्ट को फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देता है। ये क्या करता है? एगोनिस्ट के एक्शन को एंड कर देता है। जैसे कि एगोनिस्ट क्या होते हैं? ओपियाइड्स। इसका एग्जांपल क्या है? ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या होते हैं? जैसे कि हीरोइंस, मॉर्फिन, ये क्या है? ओपियाइड्स है। ये क्या ओपियाइड्स क्या है? एगोनिस्ट है। ओपियाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एक्शन परफॉर्म करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पेन रिलीफ या सीएनएस डिप्रेशन। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? एगोनिस्ट के एक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं और उसके साथ अटैच होकर, बाइंड होकर ये ओपियाइड के एक्शन को परफॉर्म नहीं होने देते हैं। अगर हम ओपियाइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट कौन सा होगा? नैलोक्सोन। नैलोक्सोन क्या करता है? ओपियाइड के फंक्शन को परफॉर्म होने नहीं देता है। जैसे कि ओपियाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है तो नैलोक्सोन दिया जाता है, ताकि वो इसके फंक्शन को, एगोनिस्ट के फंक्शन को क्या करे? ब्लॉक कर दे और उसके एक्शन को ना होने दे। तो नैलोक्सोन क्या है? एंटीडोट है या फिर एंटागोनिस्ट है। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करता है? एगोनिस्ट के फंक्शन को, जो फंक्शन एगोनिस्ट परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ओपियाइड्स क्या कर रहा है? पेन रिलीफ में हेल्प कर रहा है, सीएनएस डिप्रेशन कर रहा है, तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेगा? एगोनिस्ट के अपोजिट एक्शन परफॉर्म करेगा। नाउ इसका एग्जांपल क्या है? गाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।